हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ओनली यूपीएससी ने जो अपना आरंभ बैच शुरू किया है, आशा है कि आप लोगों को उससे काफ़ी मदद मिल रही होगी और आप लोगों को उससे एक उम्मीद मिली होगी कि आप अपनी इस सिविल सर्विसेज की तैयारी को और बेहतर और अच्छे से कर पाएंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। कल हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास हुई थी, आज हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। तो आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हुए और आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी उन सबको देखते हुए ये समझ में आता है कि आप लोगों को अभी सिलेबस की भी कुछ डिटेल्ड वीडियो चाहिए। और कुछ लोग रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर आप ओनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, तो आप लोग सबसे पहले ओनली यूपीएससी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये जो फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं आरंभ बैच के द्वारा, वो कभी भी मिस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इस वीडियो को देखने से पहले बाकी पिछली जो 2 वीडियो हैं उनको पहले देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है वो अच्छे से समझ में आए। उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल या क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस की कोई भी ज़रूरत पड़ती है, या आपको शेड्यूल जानना है, या क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारा ओनली यूपीएससी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये बात तो रही ओनली यूपीएससी के द्वारा शुरू किए गए आरंभ बैच की। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको एक बार फिर आरंभ बैच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ओनली यूपीएससी ओनली यूपीएससी उन बच्चों के लिए जो कि सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब, किसी मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर जनरल नॉलेज के लिए ही अपना कुछ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे शहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और घर बैठे आराम से ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ओनली यूपीएससी उन सभी बच्चों के लिए एक आरंभ बैच लेके आया है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। हर एक सब्जेक्ट की आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर मिलेंगे, अभी रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे हमें आपकी रिक्वायरमेंट्स और हमें पता चलेगा कि हमसे कैसी कैसी जनता जुड़ रही है, उसके हिसाब से फिर आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। वीडियो लेक्चर्स के बीच में आपसे कोई भी सवाल किया जाता है तो उसका आंसर आप प्लीज़ ज़रूर से दें। कल हमारी पहली क्लास थी तो थोड़ा बेसिक से शुरू किया था, कुछ दिनों तक बेसिक्स ही चलेगा, फिर हम बेसिक टू एडवांस भी जाने वाले हैं बहुत जल्द। ये बैच एक्चुअली सभी बच्चों के लिए है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी के बीच में हैं, या जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है। तो हम इसीलिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी तैयारी के किसी भी पड़ाव पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रही बात आरंभ बैच की। आइए अब शुरू करते हैं अपने ज्योग्राफी क्लास 2 को, और कल के जो टॉपिक हमने जहाँ पे छोड़ा था उसे वहीं से शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने ज्योग्राफी का काफ़ी बेसिक शुरू किया था। हमने बात की थी यूनिवर्स की, गैलेक्सीज की, अर्थ की, सोलर सिस्टम की, और हम बात कर रहे थे सेलेस्टियल बॉडीज़ की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पहला लेक्चर लिया है ज्योग्राफी का तो आप लोगों को पता होगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अंदर हमने देखा था कि सन, अर्थ और भी कई सारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मून है। मून क्या है? सैटेलाइट।
तो हमने कल देख लिया था सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, सन क्या होता है, सन अर्थ से क्या रिलेशन रखता है, या अर्थ और सन के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, प्लैनेट्स कितने होते हैं। प्लैनेट्स को याद करने का तरीका हमने देख लिया था, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। आज हमें बात करनी है मून की। आज हम बात शुरू करेंगे मून से। तो मून क्या है, मून हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा कैसे है, एक सेलेस्टियल बॉडी कैसे है, आज हम सब लोग ये देखेंगे। तो मून, सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट्स की, कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार जब हम बेसिक्स पढ़ ही रहे हैं तो एक बार उसे समझना ज़रूरी होता है। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, हमने देखा था सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। सन होता है, वो सारे के सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है, जैसे कि सन के चारों ओर घूमने वाले जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। वैसे ही अगर प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाली अगर कोई बॉडी है तो हम उसे सैटेलाइट कहते हैं, हम उसे उस प्लैनेट का सैटेलाइट कहते हैं, या आम भाषा में हम उसे उस प्लैनेट का मून भी कह देते हैं, क्योंकि जो अर्थ है उसका जो सैटेलाइट है उसे हम मून कहते हैं, उसका नाम है मून। हम हर चीज़ को अर्थ के रेफरेंस से ही पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ते हैं या जानते हैं, तो इसलिए हम जो अर्थ का सैटेलाइट है उसे मून कहते हैं। इसलिए आम भाषा में और प्लैनेट्स भी हैं जिन उनके सैटेलाइट्स को भी हम आम तौर पे मून कह देते हैं। ये तो बात हुई मून की। अब मून के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मून, ठीक है। अब जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये सन है, ये सन है, और अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ में कि ये कैसे करती है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे ही अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे है मून, मून भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन करता है। अब बात यह है, ये एक फैक्ट है कि हमें धरती से हमेशा मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। अगर हम नोटिस मतलब अगर हम ये स्टडी करें या ऑब्जर्वेशन हम करें तो हम ये देखेंगे कि हमें हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हिस्सा है वो दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो मून है, अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये वो चक्कर कितने, इस चक्कर को लगाने को कहते हैं रिवोल्यूशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के चारों ओर गोल गोल घूम रही है तो उस मूवमेंट को कहते हैं रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन वो 27 डेज में पूरा करता है, मतलब लगभग 1 महीना। वहीं वो जब ये मोशन कर रहा होता है, जब अर्थ के चारों ओर घूमने वाला, वहीं वो अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट भी कर रहा होता है। एक्सिस मतलब जैसे कि ये मून है और ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन हम मान सकते हैं, तो वो उस पर ऐसे रोटेट भी करता रहता है इस तरीके से। तो मून 2 मोशन करता है, एक तो रिवोल्यूशन जो कि 27 डेज में वो पूरा करता है, और एक होता है रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन ऑन एक्सिस, ठीक है। तो ये बात हुई, वो कितने दिन में पूरा करता है, वो भी 27 डेज में पूरा करता है। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और देखें कि अगर ये से अर्थ है और ये मून है, ठीक है, हाँ, ये अर्थ है, ये मून है। अगर हम इस वाले हिस्से को ए मान लें और इस वाले हिस्से को हम बी मान लें, ठीक है, तो अब ये जो टाइम ये चक्कर पूरा लगाने में लगा रहा है, मतलब कि ये यहाँ आने में जितना टाइम लगा रहा है, ठीक है, उतना ही टाइम वो ऐसे अपने एक्सिस पे घूमने में लगा रहा है। अब अगर सपोज करें
कि एक दिन बाद मून यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, मून यहाँ से यहाँ आ गया, ए यहाँ था, रोटेट कर रहा है, ए यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, वो फिर से थोड़े दिन बाद में यहाँ पे आया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, फिर से वो थोड़े दिन बाद यहाँ आया, अब ए थोड़ा और इधर आ गया, बी थोड़ा और इधर आ गया, पहुँचते 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 वो फिर से अपनी इसी स्टेट में आ जाएगा। तो ये एक कारण है कि हमें हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना रिवॉल्यूशन जो मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का टाइम जो है उसका और अपनी एक्सिस पे घूमने का जो टाइम है उसका वो सेम रहता है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ये तो रही मून की एक विशेषता। अब और चीज़ें जान लेते हैं जो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं मून के बारे में। आप जब भी खुले आसमान में देखोगे तो आपको रोज़ाना चाँद एक जैसा नहीं दिखेगा। कभी आप देखोगे कि चाँद पूरा है, कभी आप देखोगे चाँद नहीं है, कभी आप देखोगे कि चाँद आधा है या उसका शेप कुछ और घटता बढ़ता रहता है। तो ये क्या होता है? ये होता है कि एक होता है, आप लोगों को पता होगा इस बारे में, एक होता है पूर्णिमा और एक होता है अमावस्या। तो महीने में एक बार चाँद पूरा होता है, कहने का मतलब ये है ये इसे कहते हैं फुल मून डे। ये होता है एक महीने में एक बार, 1 in a month। मतलब अगर पूरे महीने में आप चाँद को रोज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं खुले आसमान में तो आपको महीने में सिर्फ एक बार पूरा चाँद दिखेगा। फिर क्या होता है, धीरे 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 करके चाँद का जो साइज़ है वो घटने लगता है। चाँद थोड़ा सा गोल कम हो जाता है, ऐसा हो जाता है चाँद, थोड़ा मतलब सही नहीं बना है ये। चाँद थोड़ा सा यहाँ से कट जाता है, वो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे कटता रहता है, कटता रहता है। कब पहले इतना होगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 15वां दिन मतलब इसके 15 दिन बाद चाँद गायब, चाँद नहीं दिखेगा, चाँद यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा। उसे हम कहते हैं अमावस्या, इसे हम कहते हैं पूर्णिमा। जो चाँद नहीं रहता है तो उसे हम कहते हैं न्यू मून डे। न्यू मून डे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अमावस्या होती है तो उसके बाद जब चाँद आता है अगले दिन तो उसे नया चाँद बोलते हैं। इसलिए जिस दिन चाँद नहीं आता है उसे हम कहते हैं न्यू मून डे, कि अब नया चाँद आने वाला है। ये महीने में 2 बार आता है, 2 in a month। तो ये तो हो गया फुल मून डे, न्यू मून डे, 1 in a month, 2 in a month, और इसे हम अमावस्या अपनी आम भाषा में बोलते हैं। अब ये तो हो गई चाँद की बात कि फुल मून डे, पूर्णिमा, न्यू मून डे, अमावस्या, और उसका हमें हमेशा पृथ्वी से एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है। ये तो हो गई चाँद की बात। अब बात करते हैं कि सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन क्यों सफल हुआ। वो इसलिए हुआ, चाँद पे भी हो सकता था, किसी और प्लैनेट पे भी हो सकता था। और ये माना जाता है कि हम आगे की क्लासेस में जब हम डीपली पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स को तो ये माना जाता है कि चाँद जब बना तो वो अर्थ का ही हिस्सा था। तो अगर वो अर्थ का ही हिस्सा है या अर्थ में से ही बना है तो फिर वहाँ पे ऐसे कंडीशंस क्यों नहीं है कि वो वहाँ पे जीवन सफल हो। तो इसलिए है, वो भले ही अर्थ का हिस्सा हो लेकिन वहाँ पे जीवन को सफल बनाने की जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं है। जैसे कि अर्थ पे ऐसा क्या है कि वहाँ पे जीवन सफल है। सबसे पहली बात तो अर्थ पे पानी है जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है जिसमें लाइफ सेविंग गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हमारे जीवन को सफल बनाने में मतलब कि जीवन जीने में मदद करती हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही अभी तक जीवन सफल है। खोज हो रही है, रिसर्च चलती रहती है और ये
खोज हमें ये बताती है कि मार्स एक ऐसा अभी तक का प्लैनेट है जिस पे जीवन सफल किया जा सकता है। उस पर कोशिश की जा रही है कि इंसान अपना जो मतलब इंसान उस पर भी अपना जो है जीवन उस पर सफल बनाना कायम कर सके। तो अभी भी इस पर सब जांच चल रही है और खोज होती रहती है। इसलिए मिशन मंगल भी भेजा था भारत ने। तो वो सब इसी वजह से है कि ये खोजा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही जीवन सफल हो सकता है या फिर और भी ऐसे हैं जिन पे हो सकता है। अब हमारे पास पढ़ने के लिए बची 2 सेलेस्टियल बॉडी। एक है एस्टेरॉइड्स, इनको हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, इन पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। और एक है मीटियोरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, सन पढ़ लिया, मून पढ़ लिया, प्लैनेट्स पढ़ लिए, ये सब तो पढ़ लिया, सैटेलाइट ये सब पढ़ लिया। अब एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? बात ऐसी है कि जब ये यूनिवर्स बन रहा था और स्टार्स बने, फिर प्लैनेट्स बने, तो जब ये सब बन रहा था तो ये सब क्या है? ये सब रॉक मटेरियल से बने हुए हैं, ये सब गैसेस से बने हुए हैं। तो कभी तो ये माना जाता है कि जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं वो या तो कभी कोई प्लैनेट रहा होगा या फिर इन सब के बनने में जो भी टूट फूट हुई है, या फिर कोई प्लैनेट, ऐसा माना जाता है कि कभी कोई प्लैनेट रहा होगा वो अभी एक्सप्लोड हो गया है। तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में घूमते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम का डायग्राम देखोगे बुक में या पिक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा, ये सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। तो जो आप देखोगे मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये जुपिटर है। तो जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे 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 डॉट 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 करके बेल्ट दिखाई देगी। इसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या मतलब कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं या मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, इनमें इनकी फिजिकल स्टेट में कोई फ़र्क नहीं है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली पत्थर हैं, डस्ट है, डेब्रिस कहते हैं जिन्हें, मतलब कि कुछ टूटा फूटा या फिर बचा बुचा जो भी है, प्लैनेट्स का ही मटेरियल है जो बच गया है छोटे छोटे पत्थरों के फॉर्म्स में, वही एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है वो अभी आगे देखेंगे। तो ये जो, और एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स सिर्फ और सिर्फ मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स बेल्ट में। एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इनका साइज थोड़ा बिग होता है, बिगर इन साइज, ठीक है। अब मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? अगर हम इसे हटा दें तो मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? मीटियोरॉइड्स भी बेसिकली रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब क्लाउड्स तो नहीं, डस्ट पार्टिकल्स और रॉक पार्टिकल्स कह सकते हैं छोटे छोटे। लेकिन इनकी ये तो साइज़ में इतने बड़े नहीं होते हैं, स्मॉलर इन साइज़। मतलब अगर हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड को कंपेयर करें तो ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज़। और दूसरी बात ये है, जैसे कि हमने अभी देखा कि एस्टेरॉइड बेल्ट में ही पाए जाएंगे। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वो टूट गए हैं लेकिन वो अलग नहीं हुए हैं, वो किसी ना किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं लेकिन, और वो अभी भी इस एस्टेरॉइड बेल्ट को छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब कि उनकी भी एक ऑर्बिट है जिसमें वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, और उनकी जो ऑर्बिट है वो मार्स की और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाई जाती है। तो इसमें यही फ़र्क है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो हमेशा एस्टेरॉइड बेल्ट में ही पाए जाएंगे। मतलब कि जो यहाँ पे हैं उन्हें हम एस्टेरॉइड कहते हैं, वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। मीटियोरॉइड्स की इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं है। मतलब कि दोनों जिस मटेरियल से बने होते हैं वो लगभग सेम होता है, छोटे छोटे पत्थर या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़े स्मॉल होते हैं और ये स्पेस में कहीं भी पाए जा सकते हैं, एनीवेयर
इन द स्पेस। ये सिर्फ एस्टेरॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। मीटेरॉइड्स एनीवेयर इन दी स्पेस, कहीं भी स्पेस में कहीं भी पाए जा सकते हैं। इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि ये किसी ऑर्बिट में ही घूमेंगे, घूमते भी होंगे लेकिन कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में ही घूमेंगे या स्पेस में और कहीं नहीं होंगे। वो पूरे स्पेस में रैंडमली घूमते रहते हैं। इसके बाद इसकी एक और स्टेज आती है, क्योंकि कहीं भी घूमते रहते हैं ये, इनका कोई फिक्स पाथ नहीं रहता है, तो कभी कभी ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं। आपने कभी भी सोच देखा होगा कि तारा टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है बेसिकली। वो क्या होता है, ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं जब ये धीरे धीरे अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं, जो मीटेरॉइड्स हैं जब ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं तो क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं, और क्योंकि फ्रिक्शन इतना होता है एयर और इनके बीच में, रेजिस्टेंस इतना होता है, फ्रिक्शन इतना होता है कि हीट जनरेट हो जाती है, और इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि ये जल जाते हैं। ये अर्थ है, ये स्पेस है। यहाँ पे कोई मीटेरॉइड था, वो अर्थ के करीब आया, वो इसके ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट हुआ कि इसकी तरफ बढ़ने लगा, इसके एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया। अब इसके बीच में मतलब कुछ इतने छोटे साइज़ के होते हैं जो फ्रिक्शन है उसे ओवरकम नहीं हो पाते हैं, उस हीट को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जल जाते हैं। तो जब वो जल रहा होता है, जब ये जल गया और ये अर्थ के अंदर, अर्थ में मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो एंटर हुआ, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जल गया, लेकिन अर्थ तक नहीं पहुंच पाया, मतलब बीच में ख़त्म हो गया। तो उस स्टेज को कहते हैं मीटियोर। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि 3 स्टेज है। एक और स्टेज है, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, हीटअप हुआ, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हीटअप हुआ, और हीटअप होने की वजह से जल गया। उधर टूटता हुआ तारा जो आपको दिखता है ना, वो बेसिकली जलता हुआ मीटियोरॉइड होता है, जिसे मीटियोर बोलते हैं। वो मीटियोर शार, जब बहुत सारे ऐसे मीटियोरॉइड्स ऐसे जल रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो उसे हम मीटियोर शावर वो भी बोलते हैं, शार भी बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो वो मीटियोरॉइड थोड़ा बड़ा था, या फिर किसी ऐसे मटेरियल का बना था कि एयर रेजिस्टेंस तो हुआ, हीट भी जनरेट हुई, बट वो जला नहीं पूरी तरीके से, वो किसी ना किसी तरीके से अर्थ के सरफेस पे जा गिरा। तो जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, सपोज करो यहाँ पे कहीं पहुंच गया, अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया। अब वो बहुत, वैसे तो स्पेस से अगर हम बोलें तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो होते बड़े ही हैं। तो जब वो अर्थ के सरफेस पे मिल जाएगा, मतलब अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा, तो फिर उसका नाम हो जाएगा मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड। ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, फ़र्क क्या है कि एक ही सब्सटेंस की अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लोकेशन पे होने के बावजूद उसका नाम बदल गया है। अगर वही पत्थर का टुकड़ा स्पेस में है, घूम रहा है, तो उसका नाम है मीटियोरॉइड। वही अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के नज़दीक आते आते अर्थ के एटमॉस्फेयर में चला गया और हीटअप होने की वजह से जल गया, ख़त्म हो गया, तो उसे हम कहते हैं मीटियोर। वहीं अगर वो पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है और वो अर्थ के सरफेस पे जा गिरता है, तो उसे हम कहते हैं मीटियोरॉइड। तो ये 3 नाम हैं, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। ये 3 नाम क्यों हैं, वो उसकी लोकेशन पे, मतलब कि वो कहाँ है और कौन सी अवस्था में है, मतलब कि सही सलामत है या जल रहा है या फिर अर्थ की सरफेस पे है, उन तीनों कंडीशंस पे इसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मीटियोर तो आपको याद रहेगा, बीच की अवस्था है, मतलब कहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, जल गया है तो मीटियोर है, छोटा सा रह गया है तो छोटा सा नाम भी है उसका मीटियोर। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। कन्फ्यूजन इसमें होती है मीटियोरॉइड एंड मीटियोरॉइड में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल का जो छूटा हुआ टॉपिक था, हमने आज उसको पूरा कवर कर लिया है। हमने सोलर सिस्टम को समझ लिया है, बेसिक जो उसका प्रीव्यू था वो हमने ले लिया है। अभी हम 2-3 क्लास सिर्फ बेसिक रखेंगे, ताकि जिन बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रहती है वो अपने बेसिक्स
ईज़िली कवर कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। आपके वो दोस्त जो आप ही की तरह सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप लोगों का सवाल था क्या आप स्टेट पीसीएस के लिए भी ये क्लासेस यूज़फुल रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। सिलेबस लगभग सेम रहता है, जनरल स्टडीज़ सेम रहती हैं, तो इसलिए आप अगर किसी स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी ये क्लासेस यूज़फुल रहेंगी, नो डाउट। हाँ, अगर आपको आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। पसंद आती है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें कि हमें आपकी क्लासेस अच्छी लग रही है। कुछ सुधार हो सकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक और पिछली 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।